वेलकम टू ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग संसाधन की परिभाषा और संसाधन से जुड़े और कई सारी बातों के बारे में जानेंगे। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक जो है वो है संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा को अगर एक सिंपल वे में देखें तो कह सकते हैं कि वह हर वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे, हमारे नीड्स को पूरा करे, सेटिस्फाई करे, उसे हम एज अ रिसोर्स संसाधन के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन संसाधन की इतनी छोटी सी परिभाषा हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, इसलिए हम इससे जुड़े और कुछ और तथ्यों के बारे में जानेंगे ताकि संसाधन क्या है यह हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि संसाधन वह वस्तु होती है जिसे जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, प्रौद्योगिकी मौजूद हो। कहने का मतलब वह वस्तु जिसे हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने प्रौद्योगिकी का यूज करके अपने उपयोग लायक बना पाए, उसे हम उपयोग कर पाए, उसे हम एज अ रिसोर्स बोल पाएंगे। सेकंड, इसी में आगे वो वस्तु इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब हम अपनी प्रौद्योगिकी का यूज जिस वस्तु को संसाधन बनाने में कर रहे हैं तो हमें जितना इनपुट लग रहा है उतना आउटपुट प्राप्त हो, मतलब हम जितना उसमें खर्च कर रहे हैं उतना हमें प्राप्त हो, तब उसे हम संसाधन कह सकते हैं। और थर्ड, इसी में है सांस्कृतिक मान्य हो, मीन्स कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि एक वस्तु जो जिसे हम प्रौद्योगिकी के यूज से अपने उपयोग लायक बना पाए, वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो जाए, लेकिन अगर उसे हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब हम उसे यूज नहीं करते हैं, तो वो शायद रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि संसाधन वह वस्तु होती है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपास और सोना। हम अगर कपास को देखेंगे तो कपास की हम खेती करते हैं तो कपास का डायरेक्ट यूज हम नहीं करते हैं, पहले उसमें हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके उस कपास को अपने यूज लायक, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने लायक बनाते हैं। दूसरा, जितना उसको यूज लायक बनाने में हमें आर्थिक रूप से खर्च पड़े वह हमें प्राप्त होता है। और थर्ड, हम उसे यूज करते हैं अपने वस्त्र के रूप में, तो हम उसे संसाधन कह सकते हैं। आगे सोना को भी हम इसी तरह कुछ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे कि मनुष्यों और संसाधन के बीच एक अनोखा संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, वे हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। जब हम संसाधन और मनुष्य के संबंध का बात करेंगे तो हम जिस भी संसाधन का यूज करते हैं, सबसे पहले वे हमारे भौतिक पर्यावरण से प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। देन जब हम भौतिक पर्यावरण से, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम अपनी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का यूज करके उस वस्तु को जो हम भौतिक पर्यावरण से प्राप्त कर रहे थे, उस वस्तु को अपने यूज लायक बनाते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर पाए। और जब उस वस्तु में हम प्रौद्योगिकी का यूज कर लेते हैं तो उसके निर्माण हेतु कई अलग अलग तरह की संस्थाओं का स्थापना हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य और संसाधन के बीच का संबंध भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्था से होकर के गुजरता है। आगे हम देखेंगे कि संसाधन के वर्गीकरण, मतलब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। हमने संसाधन की परिभाषा और संसाधन और मनुष्यों के बीच के संबंध को जान लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब आगे बढ़ते हुए हम संसाधन का वर्गीकरण, मतलब कि संसाधन को कई आधार मानते हुए हम उसको अलग अलग रूपों में बांटते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो इस 10 बच्चों को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, कई सारे आधार हो सकते हैं। उसी तरह संसाधनों को भी कई आधार मानते हुए उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में 4 आधारों को देखेंगे। जिसमें सबसे पहला आधार होगा उत्पत्ति का आधार। कहने का मतलब कि संसाधनों का निर्माण किन वस्तुओं से हुआ है, ये आधार मानते हुए हम संसाधन को 2 रूपों में बांटेंगे। पहला जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स। इसमें जैव संसाधन का संबंध वैसे संसाधनों से होगा जो जीवित वस्तुओं से बने होंगे, अर्थात जो जीवित होंगे। एक टर्म में हम कह सकते हैं कि जीवित संसाधन, जो जीवित वस्तु है, वे जैव संसाधन कहलाएंगे। और इसका जस्ट अपोजिट अजैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तुओं से बना हो, उसे हम अजैव संसाधन के रूप में परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम जैव संसाधन में प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स को मतलब मनुष्यों को ले सकते हैं। और अजैव संसाधन में हम चट्टाने मतलब रॉक, माउंटेन्स जैसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा आधार हम लोग देखते हैं। दूसरा आधार है समाप्यता का आधार। समाप्यता ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, मतलब कि कौन सा संसाधन कितने समय में खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है, वो फिर से बनता है। ठीक है, तो वो समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस आधार पर हम उसे 2 रूपों में बांटते हैं। पहला नवीकरणीय योग संसाधन रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय योग संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें नवीकरणीय संसाधन का संबंध वैसे संसाधन से होगा जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। कहने का मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है। एक बार उस संसाधन का उपयोग करने के बाद उसका पुनः निर्माण हो रहा है, तो वैसा संसाधन नवीकरणीय संसाधन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जल मतलब कि वाटर और एयर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल के जैसे, एक चक्र के जैसे यूज होते हैं और फिर बनते हैं, इसलिए हम इसका यूज लगातार कई सदियों से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में परिभाषित करेंगे। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इस संसाधन का संबंध वैसे वस्तु हो या वैसे संसाधनों से है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद ही अंत हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। उनका पुनर्निर्माण संभव है, लेकिन उनके निर्माण में एक बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेट्रोल या डीजल। ठीक है, ऐसे संसाधन एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं या इनके निर्माण में एक बहुत लंबा पीरियड, एक बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में परिभाषित करेंगे। आइए अब हम इसका तीसरा आधार देखते हैं। तीसरा आधार पर अगर हम गौर करेंगे तो ये है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि वो संसाधन किससे बिलोंग करता है। किसी एक व्यक्ति से बिलोंग करता है, किसी एक समुदाय से बिलोंग करता है, किसी एक राष्ट्र मतलब एक देश या अंतरराष्ट्रीय, आखिर किस चीज से बिलोंग करता है, ये इसका चौथा आधार है। इसी के रूप में इसे बांटा भी गया है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल,
सामुदायिक कम्युनिटी, राष्ट्रीय नेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। ये वर्गीकरण बहुत ही इजी वर्गीकरण होता है, बहुत ही आसान है, जिसे हम आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत का अर्थ आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। व्यक्तिगत का एक सिंपल मीनिंग होता है वह वस्तु या वह संसाधन जो किसी एक पर्सनल व्यक्ति, एक पर्सन को बिलोंग करेगा, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे कि हम सब लोगों का अपना अपना घर होता है जो हमारा व्यक्तिगत घर है, ठीक है, तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। इसमें हम कार का एग्जांपल ले सकते हैं, हाउस का एग्जांपल ले सकते हैं, कई सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। दूसरा इसका वर्गीकरण है सामुदायिक कम्युनिटी, ठीक है। इसमें वह संसाधन शामिल होते हैं जो किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय, धर्म के लोगों से संबंधित, ठीक है। तो वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसमें कोई धर्मशाला, कोई पार्क, ठीक है, कोई बड़ी बिल्डिंग, ठीक, जो एक किसी विशेष कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय को रिलेट करेगी, वो इस संसाधन के अंतर्गत है। थर्ड, राष्ट्रीय मतलब नेशनल। इसमें ना तो संसाधनों का संबंध किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय का होगा, बल्कि इसमें संसाधनों का संबंध एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संदर्भ में हो। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत में रहते हैं, तो भारत में हम लोगों के अलावा भी और जनसंख्या पाई जाती है, तो भारत में जितने भी रिसोर्स है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब के सब भारत में रहने वाले लोगों के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में परिभाषित करेंगे। ओके, इसमें हम ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा, जिसमें हम रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी के एग्जांपल ले सकते हैं जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। थर्ड एंड लास्ट, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसमें इसको जानना उतना नहीं, पर थोड़ा सा ये टफ होता है, क्योंकि इसको समझ सकते हैं हम इस रूप में कि हर कंट्री का एक बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है, उस बाउंड्री लाइन के कुछ दूरी तक उस देश का अधिकार, उस कंट्री का अपना अधिकार होता है, बट उसके आगे का जो लाइन या जो भी रिसोर्स है, वे सब के सब रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में परिभाषित होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए समझिएगा, भारत, जैसे अगर ये भारत है, ठीक है, तो भारत का जो समुद्र सीमा है वे यहां 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है, नॉटिकल मील समुद्र में दूरी नापने की एक इकाई है, ठीक है, तो 200 नॉटिकल मील तक ये जितने भी संसाधन यहाँ होंगे, ये सभी संसाधन भारत के होंगे, लेकिन इसके आगे जितना भी जल संसाधन या कोई भी संसाधन पाया जा रहा है, तो ये सब के सब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल संसाधन के रूप में, इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में जाने जाते हैं। संसाधन का एक और आधार होता है, वह होता है विकास स्तर के आधार पर, ठीक है। इन तीनों को जानने के बाद हम इसके चौथे वर्गीकरण विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, इसको हम जानेंगे। संसाधन के वर्गीकरण का चौथा आधार, जैसा कि अभी हमने 3 आधार देख लिया, उसके बाद ये चौथा आधार है विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए टफ हो जाता है, लेकिन इसको इजी बनाते हुए और आसानी से समझने के लिए हम इसे एक टेबल के रूप में देखेंगे, ताकि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जहां तक बात है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण ये 4 वर्गों में किया जाता है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन।
इसमें इन चारों संसाधनों के रूपों में तीन चीज एक जैसी होती है। वो है कि हमारी प्रौद्योगिकी मतलब हमारी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि नहीं है। दूसरी, इन संसाधनों को उपयोग करने की इच्छा शक्ति हम लोगों में है कि नहीं है। और तीसरी बात कि हम ये संसाधन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। इन तीनों को अच्छे से समझेंगे तो हम इन चारों को बहुत आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है कि संभावित संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसके लिए हमारी प्रौद्योगिकी मौजूद है। इसके उपयोग के लिए हमारी इच्छा शक्ति भी है, परंतु इसकी उपयोगिता हमारे लिए नहीं है। मतलब कि हम इस संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये संभावित संसाधन कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है इन संसाधनों के लिए, हमारी प्रौद्योगिकी भी मौजूद है इन संसाधनों के लिए, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इनको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो वैसे संसाधन संभावित संसाधन कहलाएंगे। दूसरा है विकसित संसाधन। ये एक ऐसा संसाधन है जिसके लिए प्रौद्योगिकी भी मौजूद है, जिसको यूज करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति भी है और उसकी उपयोगिता भी है, जिसका उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं। ये संसाधन विकसित संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि पेट्रोलियम के लिए प्रौद्योगिकी भी मौजूद है वर्तमान समय में, इच्छा शक्ति भी है और इसका यूज भी हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं। थर्ड है भंडार में वैसे संसाधन शामिल होते हैं जिसके लिए हमारी प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मौजूद ना होने के कारण इसको हम अपने यूज लायक बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति है। हम चाहते हैं कि वैसे संसाधन जो भंडार में है हम उसका यूज करें, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं है। प्रौद्योगिकी का अभाव के कारण हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के विकास अभाव के कारण इसकी उपयोगिता भी खत्म हो जाती है। तो ये संसाधन भंडार के अंतर्गत आते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जल का। जल मतलब कि H2O, ये दो ज्वलनशील गैसों से बनी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके आणविक शक्ति का उपयोग करके हम कई कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट संचित कोष में ये भी अगर इसको समझेंगे तो ये भी भंडार का ही एक रूप है, क्योंकि प्रौद्योगिकी तो है हमारे पास, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और उपयोगिता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इन संसाधनों को हम बचा कर रखे हैं ताकि आने वाले कल में इसका उपयोग हम कर पाए। ठीक है, तो ये इसमें हम जल संसाधन जो हम वाटर डैम्स, बांध, कई सारे ऐसे रूप में रखे हुए हैं जल संसाधन को, जहां से आने वाले समय में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो जल संसाधन से प्राप्त होगी। तो ऐसे संचित कोष के अंतर्गत एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। यहाँ आपका संसाधन का सारा वर्गीकरण खत्म हो जाता है। आगे का जितना भी टॉपिक्स है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।